औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर आपको मैं इस कोर्स में वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम कुछ और कोर्सेज़ प्लान कर रहे हैं जिनके टॉपिक आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, जिनमें हॉस्पिटल फार्मेसी का कोर्स है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी का कोर्स है, उसके बाद टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और बेसिक फार्माकोलॉजी है। ठीक है, तो आपने अपने ओपिनियन देने हैं, व्हाट्सएप करने हैं हमें। ठीक है, कि आप सबसे पहले कौन सा कोर्स लेना चाह रहे थे। देखिए बेटा, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है हमारा इसी का हिस्सा था, लेकिन तो वो मैंने देखा है कि 25 या 30 मिनट्स की वीडियोस में आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो लिहाजा कि इसको ना एक अलग से कोर्स में शामिल करके इसको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम वो इससे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर होगा, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के टेस्ट के बारे में गाइड कर दूँ, टेस्ट के किस तरह आपने कंडक्ट करना है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बना के इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो ये बेटा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम इन प्रोसेस कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बेटा वो यूएसपी का डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का, और जो स्टेज 4 हार्मोनाइजेशन मई 1 2020 को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, तो इस वक्त बेटा हमारे सामने डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स मौजूद है, इससे हम समझाना शुरू करते हैं बेटा। बिकॉज हम अक्सर कह रहे होते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सर ये कंप्लीट ऑपरेटर्स है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हीटर मौजूद है। ठीक है, और आपके पास ये 1000 ml के बीकर्स हैं। ठीक है, और इसमें ये एक बास्केट ट्रैक असम्बली है जिसमें 6 ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास ये डिस्क भी मौजूद होती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं आगे सारा, तो ये डिस्क हैं। डिस्क क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए, किस टैबलेट का वेट जो हो कम होता है। ठीक है, तो वो हमसे अगर कंट्रोल ना की जा रही हो तो हम उसके ऊपर डिस्क दे देते हैं ताकि हमारी डिसइंटीग्रेशन को कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि बाज़ ये आगे ऊपर देख रहे हैं आप, इसका हैंडल है। ठीक है, हैंडल नज़र आ रहा है। हैंडल का क्या काम होता है बेटा, कि देखें कुछ टैबलेट की जो जब हम डिसइंटीग्रेशन करवाते हैं तो वो कलर्ड होती हैं, तो वो सारे बीकर्स जो हैं वो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाते हैं। बीकर्स में जो वाटर कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस हैंडल को यूज़ करते हैं। हैंडल को फिर उठा के हम ऊपर करके देख सकते हैं मैश को, कि कितनी टैबलेट जो है हमारी वो क्या हो गई हैं, डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हीटर है ये इसलिए मौजूद होता है ताकि आपको जो टम्परेचर डिसइंटीग्रेशन का होता है वो 37 जब हो जाता है तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल थी ऑपरेटर्स के बारे में जो आपको बता दी गई है। ठीक है, तो जो हम जनरली जो आप इस्तेमाल करते हैं टाइम जो सेट करते हैं डिसइंटीग्रेशन का वो 50 मिनट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर टैबलेट कोटेड हैं। ठीक है, कोटेड टैबलेट है या एक्सटेंट रिलीज टैबलेट है, तो उनके लिए क्या पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें थी जो मैं ऑपरेटर्स के कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताई हैं। ठीक है, तो आगे कुछ स्लाइड्स आएंगी कंस्ट्रक्शन की, तो उसमें जो इसकी स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं वो आपने देख लेनी है। ठीक है, तो जब आप टेक्स्ट कंडक्ट करेंगे तो उसी में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज़ डिसइंटीग्रेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिसइंटीग्रेशन रेफर्स टू द मैकेनिकल ब्रेकअप ऑफ अ compressed tablet into a small granules upon ingestion, and therefore it is characterized by the breakdown of interparticulate bonds which were forged during the compaction of the tablet। तो मुझे पता है कि बेटा आपको इसकी कुछ भी समझ नहीं आई होगी, तो हम देखें इसको तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, डिसइंटीग्रेशन हमारे पास एक ऑपरेटर्स मौजूद होता है। ठीक है, तो उसमें जब हम टैबलेट डालते हैं तो वो क्या करता है, इसकी मैकेनिकल ब्रेकअप करता है। ठीक है, जिसमें हम टैबलेट जो है स्मॉल ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन जब हम करते हैं टैबलेट की तो उस वक्त उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देखिए बेटा, डिसइंटीग्रेशन ने कहाँ होना होता है, हमारी बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी के अंदर टैबलेट डिसइंटीग्रेशन जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हम जब हम टैबलेट का आईपीसी करते हैं यानी कि इन प्रोसेस कंट्रोल करते हैं,
तो उसी वक्त हम टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन भी कर लेते होते हैं, ताकि हमें पता चले कि बॉडी के अंदर जाके टैबलेट काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम ने जो नाम दिया होता है वो क्या नाम देते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का। ठीक है, तो एक बार याद रखना बेटा, जब हम टेस्ट ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है या मीडियम होता है वो ही होना चाहिए जब हम डिसइंटीग्रेशन कर रहे होते हैं लैब में या इंडस्ट्री में। ठीक हो गया। अब हम इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज दैट स्टेट इन विच नो रेजिड्यू ऑफ द यूनिट अंडर टेस्ट रिमेन्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि अगर अपने ऑपरेटर्स में कुछ देख लेते हैं रिमेन्स रेजिड्यू, तो एज अ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कुछ पार्टिकल्स आपको अगर नज़र आ रहे होते तो आप कहते हैं कि सर टैबलेट डिसइंटीग्रेट कर गई है, लिहाजा इसको पास कर देंगे। ठीक हो गया। आगे भी यही बात की हुई है, इफ़ अ रेजिड्यू रिमेन्स इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ टैबलेट कंपोनेंट पार्ट्स सच एज इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ द टैबलेट्स ऑफ अ कैप्सूल शेल्स और एनिमेटेड सब्सटेंस। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि अगर आप को नज़र आ रहे हैं कुछ ग्रेन्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स या कुछ शेल्स वगैरह कैप्सूल्स के अगर करते हैं हम इन प्रोसेस, तो उसमें शेल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, उनके कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेल्टेड सब्सटेंसेस के, तो हम ये कहते हैं कि बेटा इस टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन हो गई है, लिहाजा इस बैच को हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट हमें ये सवाल ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर टैबलेट का कोई एट्रीब्यूट ठीक तरीके से नहीं आता तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा सवाल है बेटा, हाउ टू इम्प्रूव द डिसइंटीग्रेशन। तो हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम वाज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग NaHCO3 KH2 PO4 K2SO4 KCl NaCl एंड HPMC। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब हम टैबलेट्स में इनको ऐड कर रहे होते हैं तो दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं, डिसइंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं या इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन भी हमारे पास एक पूरा टॉपिक होगा, हम डिसइंटीग्रेंट्स को भी आगे डिवाइड कर देते हैं, आगे ये सुपर डिसइंटीग्रेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कोई एक लेक्चर बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, देखिए बेटा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह ये चैनल जो हमने काम शुरू कर दिया है ये टोटली फार्मेसी पर डिपेंड होगा और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल बातें इस चैनल पर बताई जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे कनेक्ट रहें। ठीक है, अगर अभी तक भी अपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, हम अपनी बातें एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे होंगे इस चैनल में। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ठीक हो गया। तो अगली बात करते हैं बेटा, Na2CO3 और Na2SO4 का हम इस्तेमाल करते हैं तो डिसइंटीग्रेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दो बातें हैं, दो यहाँ पे उसने कंपाउंड बताए हैं, कौन कौन से, एक Na2CO3 और Na2SO4। अगर इनको हम यूज़ करते हैं डिसइंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए तो बेटा ये हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ डिसइंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर रही है और कौन सी चीज़ जो डिसइंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगला सवाल स्टूडेंट्स आप के जहन में ज़रूर आता होगा, सर हम डिसइंटीग्रेशन करते क्यों परफॉर्म करते हैं। तो बेटा याद रहे, हमने ये कहा था कि हमारा ये कोर्स जो है उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो इन प्रोसेस कंट्रोल के डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ देना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे इसी तरह के सवाल करते हैं। तो अगर हमें ये सवाल पहले से ही पता होंगे तो हम इसका बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्टर्स are used to test how a drug is pellet form will disintegrate in solution. Like dissolution tester, they permit researchers and medical practitioners to analyze the in vitro breakdown of powder compounds for quality control purposes. देखें बेटा, इन विट्रो कहते हैं जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल रिसर्चर्स को क्या करते हैं, ये इजाज़त दी जाती है कि वो टैबलेट को बॉडी में जाने से पहले इंडस्ट्री में या लैब में ये टेस्ट परफॉर्म कर लें कि बॉडी के टैबलेट बॉडी में जाने के बाद
अपना काम परफॉर्म करेगी, डिसइंटीग्रेट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिसइंटीग्रेशन और डेजोलेशन में कंफ्यूज रहते हैं। तो यार बेटा डेजोलेशन में हमारा जो है इन प्रोसेस कंट्रोल में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, लिहाजा हमें डेजोलेशन और डिसइंटीग्रेशन में फ़र्क का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं फ़र्क को कि इसका डिसइंटीग्रेशन और जो डेजोलेशन इसमें बेसिक फ़र्क क्या है। तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, टैबलेट जो है स्मॉल ग्रैन्यूल्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन डेजोलेशन में क्या हो रहा है कि डेजोलेशन में ये चीज़ें ये डिज़ोल्व हो रही होती हैं। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जब टैबलेट हम देखते हैं तो वो जब ब्लड स्ट्रीम में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, पहले डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट के बाद क्या होगी, डिज़ोल्व होगी। तो ये था इसमें बेसिक डिफरेंस, तो आपने इसको अपने जहन में रखना है। तो आगे बेटा देखते हैं, डेजोलेशन इज़ आल्सो यूज्ड प्रीडोमिनेंटली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू चेक हाउ सॉल्युबल द ड्रग इज़ इन द बॉडी। तो बेटा जब हम बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की, तो इस वक्त हम बात करते हैं डेजोलेशन टेस्ट की। ठीक है, तो इस वक्त हमने जो टेस्ट परफॉर्म करना होता है वो क्या करना है, डेजोलेशन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि टैबलेट डिसइंटीग्रेशन बॉडी में हो रही है या नहीं हो रही, तो उस वक्त जो हम टेस्ट करते हैं वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन कितनी है, उसका एरिया अंडर कर्व कितना होगा, कितना ज़्यादा आपकी बॉडी में अवेलेबल है, इसलिए इसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करना होता है उसे हम नाम देते हैं डेजोलेशन टेस्ट का। ठीक हो गया, तो ये बेटा अब हम मैकेनिज़्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि जब आप इनको पढ़ रहे होंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं इस बारे में भी जानता हूँ कि हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है इन चीज़ों को। याद रहे बेटा फार्मेसी आसान नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री आसान नहीं है। अगर हमें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अगर हमें इंडस्ट्री में काम करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ में प्रमोशंस चाहिए, तो हमारे पास भरपूर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, तो मैकेनिज़्म पर जब हम आते हैं तो हमारे पास टोटल 4 मैकेनिज़म्स हैं। पहले अब मैकेनिज़्म क्या है, स्वेलिंग है। दूसरा कैपिलरी एक्शन की मदद से होता है। तीसरा पार्ट का रिपल्सिव फोर्स है। और चौथा ड्यू टू डिफॉर्मेशन मैकेनिज़म। से 4 मैकेनिज़म है, जिनमें से बेसिक जो मैकेनिज़म है वो स्वेलिंग का है। ठीक है, तो स्वेलिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेटा मैं ना कुछ किताबों को स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमें एक बड़ा मसला ये आता है कि जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आती। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ बुक्स के स्क्रीनशॉट आपके सामने लेकर रख दूँ, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आप बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो स्वेलिंग को हम देख लेते हैं। स्वेलिंग इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। स्वेलिंग इज़ बिलीव्ड टू बी अ मैकेनिज्म इन विच सर्टेन डिसइंटीग्रेंट्स एजेंट्स यूजली जो हम लेते हैं वो स्टार्च लेते हैं, इम्पार्ट द डिसइंटीग्रेटिंग इफेक्ट बाय स्वेलिंग इन कंटैक्ट विद वाटर। द एडहेसिवनेस ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स इन द टैबलेट इज ओवरकम कॉजिंग द टैबलेट टू फॉल अपार्ट। ठीक है, तो इसमें बेटा होता क्या है कि स्टार्च जो होता है टैबलेट में, जो हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टार्च को कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, उसके बाद स्वेल होकर बर्स्ट कर जाता है, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, जब वो बर्स्ट करता है तो आपकी जो टैबलेट होती है वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म आपके पास कहलाता है स्वेलिंग का। ठीक हो गया, इम्पोर्टेंट बात जो है बेटा यहाँ पर जो आपने याद रखनी है, द टैबलेट विद हाई पोरेसिटी शो पुअर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्वेलिंग फोर्स। ठीक हो गया, तो आपकी टैबलेट की पोरेसिटी कम होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को पोरेसिटी नहीं पता उन्हें स्टार्ट के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें हमने एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, हॉस्नर रेशियोज, उसके बाद बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी का जिक्र किया था। ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं लिए तो इसी चैनल पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं, बल्कि इसी कोर्स में शामिल हैं। ठीक है, तो आप जाकर वो ले लें। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड सफिशिएंट स्वेलिंग फोर्स इज एक्सर्टेड इन द टैबलेट विद लो पोरेसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसकी डिसइंटीग्रेशन अच्छी होगी, तो जिसकी पोरेसिटी ज़्यादा है या जिसकी पोरेसिटी कम है, तो आपका जवाब होगा सर जिसकी पोरेसिटी कम होगी तो वो क्या होगी, उसकी डिसइंटीग्रेशन अच्छी होगी। तो ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और इसको याद भी रखना है। ठीक हो गया बेटा।
नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास प्रोसेस या मैकेनिज्म कहलाता है उसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, या फिर उसको हम विकिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इफेक्टिव डिसइंटीग्रेंट्स दैट डू नॉट स्वेल आर बिलीव टू इम्पार्ट द डिसइंटीग्रेटिंग एक्शन थ्रू पोरेसिटी एंड कैपिलरी एक्शन। तो बेटा ऐसे एक्सिपिएंट्स या डिसइंटीग्रेंट्स जो स्वेलिंग का मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, कैपिलरी एक्शन का जो है वो मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे। ठीक है, और अपनी टैबलेट की इंटीग्रेशन करवाएंगे, जिसे हम विकिंग का नाम भी दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैकेनिज़्म थोड़ा सा तब्दील हो रहा है बेटा। स्वेलिंग में हम कह रहे थे कि ऑब्जॉर्व होने के बाद स्वेलिंग हो रही है, लेकिन तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रही है, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए हो रही है। ठीक है, तो कैपिलरी छोटी छोटी जो हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स बन जाएंगी और उनके थ्रू जो है ऑब्जॉर्प्शन होगी और बस्ट होगी टैबलेट, और आपकी टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म होता है वो पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स का होता है। तो ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अनदर मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द स्वेलिंग ऑफ टैबलेट मेड विद नॉन स्वेलेबल डिसइंटीग्रेंट्स। तो ऐसे डिसइंटीग्रेंट्स को ऐसे इंटीग्रेंट जो स्वेल नहीं करते उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय गॉट हरमन and he proposed a particle repulsive theory based on the observation that non-swelling particle also cause disintegration of tablet. The electric repulsive forces between particles are the mechanism of disintegration and water is required for it. ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म क्या होता है, आपको जो है वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वाटर जब होता है तो उसमें टैबलेट्स में एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जब हम डिसइंटीग्रेशन करवाते हैं तो डिसइंटीग्रेशन में ये रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से टैबलेट जो हमारी डिसइंटीग्रेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो बेटा जो लास्ट मैकेनिज्म हमारे पास आता है वो क्या है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन। तो हम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाती है, ठीक है, टैबलेट पर, ठीक है, तो उस फोर्स के लगते ही डिफॉर्मेशन पार्टिकल्स की हो जाती है। जैसे ही उन्हें वाटर वापस मिलता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं तब वो टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 4 मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वो एक बात जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेटर्स की, तो उसको हमने पहले डिटेल से देख लिया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन का आंसर हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बेटा पहले भी बात कर रहे हैं कि हम जो बात करेंगे वो साइंस की बुनियाद पर करेंगे, और आपके सवालों के जवाब जो है वो साइंस की बुनियाद पर ही देंगे। ठीक हो गया, तो हाँ, याद रखिएगा बेटा कि अगर हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम में मार्क्स हासिल करने हैं, तो सोच हमारी थोड़ी सी यहाँ पर गलत है। ठीक हो गया बेटा, हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम स्किलफुल हो जाएं, प्रोफेशनली डेवलप्ड हो जाएं, लोगों से जब बात कर रहे हों उस वक्त तो हमारे पास स्किल्स मौजूद हों। ठीक है बेटा, तो आगे हम देखते हैं बास्केट ट्रैक असेंबली। वो ही है, इसमें 6 ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, उनके जो डिफरेंट लेंथ डायामीटर दिया गया है, ठीक है, और थिकनेस दी गई है स्टैंडर्ड की बुनियाद पर। तो ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। ठीक हो गया, तो आगे हम देखते हैं, ये स्लाइड को रीड हम कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द वेसल इज सच दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अपवर्ड स्ट्रोक द वायर मैश रिमेन्स एट लीस्ट 50 mm बिलो द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो बेटा इसमें पता क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आपके पास जो मैश होगा ना, मैश वो वाटर के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, जब आप उसको हैंडल की मदद से ऊपर लेके भी आएंगे तो टैबलेट जो हैं वो या मैश वो वाटर के अंदर ही रहे। ठीक है, अगर वो अंदर ना रहेगा तो वो आपकी टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आगे फिर वो बताया गया है बास्केट ट्रैक असेंबली के बारे में। ठीक हो गया, तो ये लेंस भी आपने याद कर लेनी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो अगर ना समझ आए फिर मैं कह रहा हूँ कि आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, तो कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब दे देंगे।
अगर हम यूएसपी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखें तो वही बातें जो हमने डिस्कस की हैं, इनकी लेंथ्स वगैरह हैं, ठीक है, डायामीटर्स हैं, तो ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आपने इसको याद रखना है बेटा। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप मल्टीनेशनल फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो आपने जब ऑपरेटर्स को इंस्टॉल करवाना होता है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जब आपको स्टैंडर्ड पता होगा तो आपको उस वक़्त कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आगे हम बेटा डिस्कस करते हैं डिस्क के बारे में, डिस्क के बारे में। तो डिस्क के बारे में भी हमने बता दिया कि टैबलेट जिनका वेट कम है और डिसइंटीग्रेशन के दौरान वो कंट्रोल नहीं हो रही, बार बार वाटर से बाहर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो उसके वक्त हम इसको क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्क दे देंगे। तो जब डिस्क आ जाएंगी तो वो क्या होगी, तो उससे टैबलेट जो है बार बार ऊपर वाटर की सतह पर नहीं आएगी, तो हम डिसइंटीग्रेशन ईजी से उन टैबलेट की कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बेटा हम बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये लास्ट पार्ट भी होगा इस लेक्चर का। तो हम कहते हैं कि सर मुख्तलिफ टैबलेट के लिए जो प्रोसीजर क्राइटेरिया होगा, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर अनकोटेड टैबलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बाज़ कन्वेंशनल टैबलेट भी कहते हैं। तो इसको बेटा आप रीड कर लेना, आपको समझा देता हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है। आपने क्या करना है बेटा, 6 टैबलेट्स लेनी है और जो हमारी बास्केट ट्रैक असेंबली है उसमें 6 ट्यूब्स लगी हुई हैं। तो इसमें एक एक करके 6 जो ट्यूब्स हैं उनमें ऐड कर देना है, 6 ट्यूब्स में ऐड कर देनी है। हाँ, अगर डिस्क की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर डिस्क रख देनी है। और टेम्परेचर जो हमने हीटर की मदद से सेट कर लेना वो 37 कर लेना है, ठीक है। ऑपरेटर्स को ऑन कर देना है, ठीक है। अगर तो बेटा ये 6 की 6 जो है टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं तो हमारी टैबलेट्स का बैच जो है वो पास है, ठीक है। अगर हम 18 टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, 18 टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 16 टैबलेट्स जो हैं उनका हमारे पास पास होना लाजमी है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट की। तो इसमें पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि टैबलेट जो है वो शुगर कोटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अगर तो वो शुगर कोटिंग नहीं है तो हम उसको सबसे पहले एसिडिक स्टेज में उस पर काम करेंगे, एसिडिक स्टेज में उस पर काम करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम की। तो हम कहते हैं कि सर ये डिक्लोफेनिक सोडियम क्या है, एक एंटीकोटिक टैबलेट है और वो कहाँ पे है, डिसइंटीग्रेट होती है इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से गुजर कर जा रही होती है, स्टोमिक से। तो आप ऐसी कोटिंग करते हैं कि वो स्टोमिक में डिसइंटीग्रेट ना हो और इंटेस्टाइन में अपनी डिसइंटीग्रेशन को शो करे और अपना इफेक्ट शो करे, ठीक है। तो आपकी डिसइंटीग्रेशन जो है वो इसकी होनी चाहिए एसिडिक फेज़ में, ठीक है। तो इसके बाद आप इसकी को फिर हम करते हैं बेसिक फेज़ में इसकी डिसइंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर शुगर कोटेड मौजूद है तो आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए उसको रूम टेम्परेचर पर उस बास्केट में रखेंगे, ठीक हो गया। स्टिक स्टेज में आपके पास 2 आगे हैं क्राइटेरिया आ जाते हैं। तो पहले आप क्या करना होता है, 0.5 मोलर HCl या फिर जो है सिमुलेटेड फ्लूइड गैस्ट्रिक फ्लूइड ले लेंगे, ठीक है। या आपके पास जो मोनोग्राफ में लिखा होगा, तो मोनोग्राफ क्या होता है बेटा कि आपके पास यूएसपी के स्टैंडर्ड जो मौजूद होते हैं उन पर उन्होंने मीडियम्स आपको प्रोवाइड किए होते हैं, तो उसकी बेस पे आपने सेलेक्ट कर लेनी होती है कंडीशंस, ठीक है। तो अगर 1 घंटे के लिए आप उसको रखेंगे तो अगर तो कोई चेंजेस स्टोमिक इन्वायरमेंट में रखेंगे तो अगर तो कोई चेंजेस नज़र आ रहा है, यानी कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, ठीक है, कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा, टैबलेट डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही, टैबलेट सॉफ्ट नहीं हो रही, टैबलेट टूट नहीं रही, ठीक है, तो देन आप क्या करेंगे, उसको बफर स्टेज में ले जाएंगे, ठीक है। अगर टैबलेट टूटना स्टार्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो कोटिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई और बैच को हम फेल कर देते हैं। तो अब हम आते हैं बफर स्टेज में। तो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि आपके जो डिसइंटीग्रेशन के टेस्ट डिसइंटीग्रेशन है इसकी तमाम कंसेप्ट जो हैं आपको क्लियर कर दूं। तो अब आते हैं सर बफर स्टेज पर। तो इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, ऐसा बफर यूज़ करते हैं जिसकी pH होती है 6.8 फॉस्फेट बफर होता है जो हम मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर वो मोनोग्राफ में जो मेंशन होता है वो हम चीज़ें मोनोग्राफ पे मेंशन है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आप
इस एरिया में डिसइंटीग्रेट होती टैबलेट्स को देखेंगे तो इससे हमें एक बात मालूम होगी कि एंटेरिकोटी टैबलेट है तो वो कहाँ पर जाके डिसइंटीग्रेट होती हैं, इंटेस्टाइन में। ठीक है बेटा, तो अब हम लास्ट जो है वो डिस्कस करते हैं एफरवेसेंट टैबलेट्स और च्यूएबल टैबलेट्स का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, इसमें 6 जो हैं वो बीकर्स ले लेते हैं। ठीक है, 200 ml वाटर होता है जिनमें, तो उनमें से उन बीकर्स में एक एक टैबलेट डालते हैं। तो ये कितने 5 मिनट्स में, अगर तो जो मोनोग्राफ में इसका स्टैंडर्ड टाइम दिया गया डिसइंटीग्रेशन वो कितना है, 5 मिनट है। ठीक है, तो अगर तो 5 मिनट्स में ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, तो आप टैबलेट के बैच को पास कर देते हैं। अगर नहीं होती तो टैबलेट के बैच को फेल कर देते हैं, क्योंकि ये टैबलेट जो सॉफ्ट होती हैं लिहाजा इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम भी कम होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज़ कर रहे हैं तो बेटा हाँ, अनकोटेड टैबलेट हैं जो हमारे पास, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट है। कोटेड टैबलेट में आगे देखें तो फिल्म कोटेड का 30 मिनट्स है और दूसरी कोटेड जो टैबलेट है इनका 60 मिनट्स है। अगर हम एंटेरिक कोटेड की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इसके 2 क्राइटेरिया हैं। आप कहते हैं कि 1 या 2 घंटे के लिए आपको इसको 0.1 मोलर HCl में अगर रखते हैं तो ये डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उसे बफर में रखते हैं 60 मिनट या 1 आवर के लिए तो ये डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम डिस्पर्सिबल टैबलेट की बात करें तो ये विदिन 3 मिनट्स में क्या होनी चाहिए, डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। अगर हम एफरवेसेंट टैबलेट का को यहाँ पे देखें तो वो 5 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जानी है। तो ये रेंजेस जो बेटा आपने हाँ ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, हमारी जो टैबलेट होती हैं वो इसी रेंज में पास या फेल की जा रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर बेटा ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, मेरे इंशाल्लाह टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आपने टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है। ठीक है, टेस्ट जब आपका हो जाएगा तो आपको उसका सर्टिफिकेट इस कोर्स का मिल जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको कोर्स अच्छा लगा है तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आप हमसे हमेशा के लिए कनेक्ट रहें और इसी तरह प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता रहे। ठीक है, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपका बेहद शुक्रिया इस वीडियो को सुनने का। ठीक है, इस कोर्स को सुनने का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।